Hello and welcome dears. You are once again welcome in our online study program and we were in the lesson Nationalism in India. So dears, इस लेसन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और कैसे गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी और सॉर्टर लॉ को ब्रेक किया था। आज हम पढ़ेंगे गांधी इम्पैक्ट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स। सो डियर्स, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च किया था, उसके कुछ समय के बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लिया। अब 5 मार्च 1931 को गांधी और ब्रिटिश वायसरॉय इरविन के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि में दो शर्तें थी, एक शर्त थी इंडियंस की तरफ से, एक शर्त थी ब्रिटिश की तरफ से। सिविल डिसोबीडिएंट के मूवमेंट में बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो उसमें दो शर्तें थी। पहली शर्त थी कि गांधी जी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाएंगे, और दूसरी जो शर्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानी वह यह मानी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी इंडियन ने या गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब दो शर्तें मानी गई। मार्च 5, 1931 को जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके तहत पहली जो शर्त थी जो गांधी जी ने मानी थी वो यह थी कि वह सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाएंगे, और सेकंड शर्त जो ब्रिटिशर्स ने मानी वह यह कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंद किया गया है जेलों में उनको रिलीज किया जाएगा। और जब गांधी जी 1931 में जब फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए तो वह उनकी शर्तों को वहां पर नहीं माना गया, उनकी कोई बात वहां पर नहीं सुनी गई, तो वह डिसअपॉइंटेड होकर वापस इंडिया आ गए। जब उन्होंने वापस वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, इन लोगों को फिर से जेल में डाल दिया गया। गांधी जी के लंदन जाते ही उन लोगों को फिर से जेल में डाल दिया गया। जब गांधी जी आए तो उन्हें पता चला कि इन लोगों को फिर से जेल में डाल दिया गया, तो फिर उन्होंने किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर दिया, इस मूवमेंट को रिलॉन्च किया और यह मूवमेंट फिर से आगे बढ़ा। लेकिन एक साल के बाद यह मूवमेंट फिर वो मोमेंटम नहीं पा पाया और यह धीरे धीरे खत्म होता गया। नेक्स्ट वन, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, किस तरह से पार्टिसिपेंट जिन लोगों ने उसमें जिन क्लासेस ने जिन वर्ग ने उसमें पार्टिसिपेट किया था किस तरह से उन्होंने इन चीजों को देखा। इसमें 4 चीजें हमारे पास, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास एंड वुमेन। अब किस क्लास ने कैसे उस मूवमेंट को देखा था, क्योंकि उन सभी वर्ग के लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए उस मूवमेंट का साथ दिया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ दिया था। तो रिच पीजेंट्स का मानना था कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्स लेती है वह कम लिया करे। उनका मानना था कि उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा लैंड टैक्स लिया जा रहा है। उनका उद्देश्य यह था कि अगर हम इस मूवमेंट को सक्सेस बना सकते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो रेवेन्यू टैक्स से बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स ले रही है पीजेंट्स से गवर्नमेंट, वह उन्हें कम करे। सेकेंड वन, पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स का अपना एक सिस्टम था या अपनी एक बात थी जिसके तहत वह इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे। उनका मानना था कि जो जिन रिच पीजेंट्स की वह लैंड को हायर करते थे, रेंट पर लेते थे, उसके रेट उनके लिए बहुत ज्यादा थे। उनका मानना था कि अगर यह मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो शायद हम लोगों के जो रेंट है लैंड के वह कम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसका साथ दिया था। बिजनेस क्लास का भी अपना एक सिस्टम था जिसके तहत उन्होंने मूवमेंट का साथ दिया था। उनका एक कारण था, उनका एक अपना एक कारण था कि उस समय पर जो ब्रिटेन से बहुत सारे जो मेड क्लॉथ्स आ रहे थे और अदर चीजें आ रही थी, उससे इनका जो अपना बिजनेस था वह खत्म हो रहा था। उन्होंने कहा कि इन चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट पर का साथ दिया था। नेक्स्ट है मूवमेंट। उस समय पर वुमेन को किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करने की या किसी भी डेजिग्नेशन में होने की कोई भी छूट नहीं थी। वह उनको अलाउ नहीं था कि वुमेन किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी डेजिग्नेशन गेन कर सके, कोई भी उन्हें पोस्ट मिले या किसी चीज को लीडरशिप कर सके। तो उन्होंने इसलिए इस मूवमेंट का साथ दिया था कि अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो शायद वुमेन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पॉलिटिकल रैली में। नेक्स्ट वाली लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट।
अब इस मूवमेंट की जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला था उसकी कुछ लिमिट्स भी थी। फर्स्ट वन दलित के लिए, उस समय पर हमारे देश में दलित की बहुत बुरी कंडीशन थी। अब बहुत सारे दलित लीडर्स थे जिनमें बी आर अम्बेडकर जो सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने गांधी जी के सामने शर्त रखी दलित को जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है, जो सीट्स होती है उसमें उनको रिजर्वेशन मिले। और गांधी जी का और अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा क्लैश भी बीच में हुआ था। उसके बाद एक उनके बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट के तहत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें दलित को रिजर्वेशन मिलेगा, यह कहा गया। नेक्स्ट थिंग, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने भी कहा कि हमें भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन चाहिए। और बहुत ज्यादा संख्या में दलित और मुस्लिम्स ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। नेक्स्ट वन इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स। अब कैसे लोगों के बीच में एक इलेक्शन दिया गया है, लोगों को कैसे हार्टली जोड़ा जाए, लोगों को कैसे गैदर किया जाए, उनकी एक यूनियन बनाई जाए या लोगों को कैसे यूनाइटेड किया जाए। उसके लिए जैसा कि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, तो सेम वहां पर ये चीजें इंडिया में भी अप्लाई की। फर्स्ट वन यूनाइटेड स्ट्रगल्स, लोगों को समझाया गया कि अगर हम एक साथ होकर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी वर्ग का हो, अगर हम एक साथ होकर स्ट्रगल करेंगे तो शायद हम डोमिनेट कर पाएंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसलिए लोगों को यूनाइटेड करने का एक जज्बा या लोगों के अंदर एक जज्बा लाने का प्रयास किया गया रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा। फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर फिल्म्स, बहुत सारे फिक्शन लिखे गए, फोकलोर जो लोकल सॉन्ग्स लिखे गए, पोएम्स लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए या प्रिंट्स दिए गए। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, या हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी में जर्मनिया और फ्रांस में मरियम नाम की जो प्रिंटिंग बनाई गई थी, ऐसे ही प्रिंटिंग भारत माता की एक पिक्चर से बनाई गई थी जो लोगों को यूनाइट कर सके, जिससे कि लोग यूनाइट हो सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक आवाज उठा सके, एक कलेक्ट हो सके और अपने देश को इंडिपेंडेंट कर सके। नेक्स्ट वन, डिजाइन स्वराज फ्लैग बाय गांधी जी इन 1934। और तो गांधी जी ने 1921 में एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया था कि ये हमारा अपना राज है, ये आज से हमारा फ्लैग होगा। इसमें 3 ट्राइकलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, एंड और इसके बीच में सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील बनाई गई थी। और यह स्पिनिंग व्हील जो थी यह आत्मनिर्भरता का या स्वदेशी का एक सिंबल था। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स के अंदर थे यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स, लोगों को यूनाइट किया गया और कहा गया कि हमें साथ में मिलकर स्ट्रगल करना होगा। नेक्स्ट वन, फिक्शन लिखे गए, फोकलोर लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए, पॉपुलर फिल्म्स बनाए गए, जिससे कि लोग एक कलेक्शन हो, लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागी। नेक्स्ट वन, गांधी जी ने 1921 में एक ट्राइकलर, स्वराज ट्राइकलर को डिजाइन किया जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर थे और उसके बीच सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील थी। इस स्पिनिंग व्हील के अंदर का जो सिंबल था उसका अर्थ ये था कि हमें स्वदेशी को अपनाना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। So dear, we will move further in the next lecture. Thanks, have a nice day.